हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप जानते हो, आप 11th पास करके 12th में आ गए हो और आपकी ऑफलाइन क्लास नहीं चल पा रही है, तो आपको 25 दिन के लिए कुछ वर्क दिया गया था। कुछ बच्चों ने वो किया है और कुछ ने वो नहीं किया है। तो आज हम इस वीडियो में आपको उस 25 दिन के वर्क को एक साथ करेंगे दिखाएंगे, और आपको जिस बच्चे ने वो वर्क कर लिया है, ठीक है, और जिसने नहीं किया तो वो यह वीडियो देख करके अपना वर्क कर सकता है। तो देखो, आपके पास जो वर्क आया था, इसमें सबसे पहले था आपके पास डे फर्स्ट। तो बच्चों, डे फर्स्ट में जो आपके पास कार्य दिया गया था, ये आपके 11th क्लास से था। इसको आप खुद से कर सकते हो। डे 2 ये भी आपका 11th क्लास से है। डे 3 ये भी आपका 11th क्लास से है। डे 4 ये भी आपका 11th क्लास से है। डे 5 ये भी 11th क्लास से है। डे 6 ये भी 11th क्लास से है। तो आपके पास जो डे 7 है, डे 7 में आपका 12th क्लास का फर्स्ट लेसन स्टार्ट होता है। तो बच्चों, आपका जो फर्स्ट लेसन है उसका नाम है, तो बच्चों बोर्ड में आपका आएगा 5 मार्क्स। बोर्ड में आपसे इस लेसन के 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको यह लेसन आप ध्यानपूर्वक पढ़ना है। यदि आपको इस लेसन के किसी भी कंटेंट में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रासायनिक बलगतिकी किसे कहते हैं? रासायनिक बलगतिकी किसे कहते हैं? तो इसकी डेफिनेशन बतानी है हमको। तो डेफिनेशन देखते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं की दर, क्रियाविधि एवं उनकी सांद्रताओं में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। ठीक है बच्चों, इसको आप नोट कर लेना। अब आपका सेकंड क्वेश्चन है, अभिक्रिया दर या अभिक्रिया वेग को उदाहरण सहित समझाइए। अभिक्रिया दर या अभिक्रिया वेग को उदाहरण सहित समझाइए। तो हम देखते हैं अभिक्रिया दर क्या होता है। सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन नोट करो। एकांक समयांतराल में अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रताओं में परिवर्तन अभिक्रिया दर या अभिक्रिया वेग कहलाता है। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। यानी अभिक्रिया दर स्मॉल r बराबर अभिकारक तथा उत्पाद। अभिक्रिया दर स्मॉल r बराबर होगा अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समयांतराल। तो हम डेफिनेशन कैसे याद करेंगे? एकांक समयांतराल में अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया दर या अभिक्रिया वेग कहलाता है। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। अब हम क्या करेंगे? हम अभिकारक की समय के और सांद्रता के बीच एक ग्राफ खींचेंगे और उस ग्राफ से देखेंगे कि अभिक्रिया दर कैसे घटती है या कैसे बढ़ती है। यहाँ पे हमने ली सांद्रता को हम इस कोष्ठक से दिखा रहे हैं जो आपने 11th में पढ़ा था, सक्रिय द्रव्यमान। और यहाँ पे समय के और सांद्रता के बीच में जैसे हम ग्राफ खींचेंगे, तो सपोज करो यहाँ पे आपके पास रिएक्टेंट है, आप यहाँ से अभिक्रिया करानी शुरू करोगे। तो जैसे आप अभिक्रिया कराओगे रिएक्टेंट के साथ, समय के साथ अभिकारक की अभिक्रिया कराओगे, तो रिएक्टेंट क्या होगा? आपका कम होना शुरू होगा। तो जैसे जैसे आप अभिक्रिया कराओगे समय के साथ, तो रिएक्टेंट कम होगा, यानी आपका अभिकारक कम होगा और उत्पाद बनना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे अभिकारक में क्या आई? कमी आई। तो अभिकारक में कमी आई तो इसको हम प्रदर्शित कैसे करेंगे? माइनस से, माइनस के डेल्टा R। और यहाँ से जब रिएक्टेंट से उत्पाद बनना शुरू हुआ, तो उत्पाद क्या होगा? यहाँ से बनना शुरू होगा। तो उत्पाद बना, तो उत्पाद में क्या होगा? आपका वृद्धि हुई है, तो उत्पाद का प्रोडक्ट P से प्रदर्शित करते हैं। तो वृद्धि आई है तो उसको हम प्लस डेल्टा P से प्रदर्शित करेंगे। तो ये आपका हुआ ग्राफ। अब इसको हम देखते हैं कि इस पे हम न्यूमेरिकल कैसे करेंगे।
सबसे पहले फार्मूला देख लो, यानी अभिकारक के लिए फार्मूला क्या बनेगा? अभिकारक के लिए अभिक्रिया दर, अभिकारक के लिए अभिक्रिया दर बराबर अभिकारक अभिकारक पदार्थ की सांद्रता में परिवर्तन। बटे समानुपात। तो आपने ग्राफ में क्या देखा था कि ग्राफ में जैसे हम अभिकारक के लिए करा रहे थे तो अभिकारक के लिए कौन सा चिन्ह आया था? माइनस का, यानी अभिकारक के लिए क्या होगा? अभिक्रिया दर माइनस अभिकारक पदार्थ की सांद्रता में परिवर्तन बटे समानुपात। और यदि हम इसको उत्पाद के लिए देखते हैं तो उत्पाद के लिए क्या होगा? उत्पाद में वृद्धि आई थी तो वृद्धि को हम प्लस से डिनोट कर रहे हैं, तो प्लस उत्पाद पदार्थ की सांद्रता में परिवर्तन बटे समानुपात। तो ये आपके दो फार्मूले हुए हैं, एक अभिकारक के लिए और एक उत्पाद के लिए। अब इसको मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ, आप सोल्व कैसे करो। जैसा कि आपके पास एक क्वेश्चन दिया है कि अभिक्रिया है, रिएक्टेंट से कोई भी प्रोडक्ट बना है, आर से कोई भी पी बना है, और आपसे पूछता है कि इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया दर बताइए, अभिकारक और उत्पाद के लिए अभिक्रिया दर बताइए। तब यहाँ पे क्या करेंगे? अभिकारक के लिए अभिक्रिया दर, अभिकारक के लिए यानी आर, अभिक्रिया दर को हम आर से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो यानी अभिकारक, यहाँ पे आप लिख दोगे अभिकारक के लिए अभिक्रिया दर। तो अभिकारक के लिए माइनस चिन्ह आया था, माइनस के डेल्टा आर, और समांतराल को हम डेल्टा टी से प्रदर्शित करते हैं बटे डेल्टा टी। तो उत्पाद के लिए यानी आर पी, यहाँ पे आर आर लिख दोगे आप, आर प्रोडक्ट। तो उत्पाद के लिए जो अभिक्रिया दर आएगी उसमें क्या था? आपका प्लस का चिन्ह, प्लस के डेल्टा पी बटे डेल्टा टी। तो आप इस प्रकार से आप अभिक्रिया दर को निकाल सकते हो। अब एक न्यूमेरिकल और करके दिखा रहा हूँ आपको। जैसे आपके पास एक रिएक्शन है ए प्लस बी, कोई भी प्रोडक्ट बना है सी प्लस डी, और आपसे पूछता है कि इसकी आप अभिक्रिया दर या अभिक्रिया वेग बताइए। आपसे अभिक्रिया दर भी पूछ सकता है और अभिक्रिया वेग भी पूछ सकता है, दोनों सेम है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखते हैं अभिकारक के लिए अभिक्रिया दर। अभिकारक के लिए अभिक्रिया दर, तो अभिकारक के लिए माइनस चिन्ह आया था, माइनस। तब यहाँ पे आप क्या देखोगे? यहाँ पे जो है आपके पास अभिकारक दो है, तो आप 11th में आपने क्या पढ़ा था कि हमने सक्रिय द्रव्यमान का रूल पढ़ा था, उसमें हम दोनों को एक साथ लेते थे। लेकिन यहाँ पे जो अभिक्रिया दर होगी वो अलग अलग निकलेगी। तो यानी ए प्लस बी है, ए की अभिक्रिया दर अलग निकलेगी और बी की अभिक्रिया दर अलग निकलेगी। माइनस के डेल्टा ए बटे डेल्टा टी माइनस के डेल्टा बी बटे डेल्टा टी। अभी ऐसे हम उत्पाद के लिए निकाल लेंगे, तो उत्पाद के लिए जो निकाल लेंगे माइनस, यहाँ पे उत्पाद में प्लस आता है, प्लस के डेल्टा सी बटे डेल्टा टी प्लस के डेल्टा डी बटे डेल्टा टी। तो ये आपका हुआ अभिक्रिया दर। अब आपके पास इसमें न्यूमेरिकल है आर से पी अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता। सबसे पहले तो हम अभिक्रिया लिख लेंगे, यानी रिएक्टेंट से कोई प्रोडक्ट। आर से पी अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता, यानी अभिकारक कौन सा है हमारा? आर। अभिकारक की सांद्रता दी हुई है 0.03 मोल से 25 मिनट, समय दिया हुआ है 25 मिनट में परिवर्तित होकर 0.02 मोल हो जाती है। औसत वेग की गणना सेकंड तथा मिनट दोनों इकाइयों में कीजिए। यानी इसमें क्या दिया है? अभिकारक की सांद्रता आर दिया है, यानी एक तो हमें R1 दे दिया, R1 कितना? 0.03 और R2 कितना दिया है? 0.02।
और समय कितना दिया हुआ है, टी कितना दिया आपको 25 मिनट। और पूछा गया इसने औसत वेग यानी आर एवरेज पूछ लिया इसने, आर एवरेज औसत वेग यानी आपसे अभिक्रिया दर पूछा है इसने, औसत वेग की गणना सेकंड तथा मिनट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अभिक्रिया दर निकाल लेंगे, यानी अभिक्रिया दर बराबर अभिक्रिया दर बराबर यहाँ पे किसके लिए निकाल रहे हैं, हम अभिकारक के लिए निकाल रहे हैं। तो अभिकारक क्या है हमारा, आर माइनस के डेल्टा आर बटे डेल्टा टी। तो आपने 11th क्लास में पढ़ा है, जब किसी के सामने डेल्टा लग जाता है तो हमेशा बड़े में से छोटा घटाते हैं। तो माइनस के डेल्टा आर है तो उसका माइनस के R2 माइनस R1 बटे डेल्टा टी। माइनस R2 कितना आपके पास 0.02 माइनस के 0.03 बटे डेल्टा टी कितना आपके पास 25 बराबर, यहाँ पे माइनस बाहर है, माइनस 0.02 माइनस के 0.03 यानी माइनस के 0.01 बटे 25, माइनस माइनस प्लस 0.01 बटे 25। जैसे ही आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा मिनट में। तो जो आपका आंसर इसे सोल्व करके मिनट में आएगा उसमें आप 60 से और मल्टीप्लाई करोगे, नहीं सॉरी डिवाइड करोगे। जैसे ही आप 60 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर सेकंड में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो आंसर था वो मिनट और सेकंड दोनों इकाई में आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आपका। उत्पाद अभिक्रिया में एक ही सांद्रता 10 मिनट में 0.5 मोल प्रति लीटर से घटकर 0.4 मोल प्रति लीटर रह जाती है। इस समय अंतराल के लिए अभिक्रिया वेग की गणना कीजिए। यानी इसने क्या कहा, उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद अभिक्रिया में एक ही सांद्रता है, उत्पाद अभिक्रिया में एक ही सांद्रता 10 मिनट में 0.5 मोल प्रति लीटर से घटकर 0.4 मोल प्रति लीटर। यानी इसने हमें क्या दिया है, A1 दे दिया इसने हमको कितना 0.5 और A2 कितना दे दिया इसने 0.4 मोल प्रति लीटर रह जाती है। और समय कितना दिया इसने T 10 मिनट। इस समय अंतराल के लिए अभिक्रिया वेग यानी R हमें निकालना है। तो हमारा इसने सबसे पहले क्वेश्चन में एक बार देखो, इसने क्या दिया है, उत्पाद दिया है, यानी उत्पाद के लिए क्या आता है आपका प्लस। तो R बराबर प्लस के डेल्टा A बटे डेल्टा T, आपका ये फार्मूला बना। तो R बराबर हमेशा बड़े में से छोटा A2 माइनस के A1 बटे डेल्टा T। तो R बराबर A2 कितना है आपके पास 0.4 माइनस के 0.5 बटे 10। तो जैसे आप इसे सोल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिक्रिया की आणविकता को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। हम कोई भी अभिक्रिया कराते हैं, उस अभिक्रिया को होने के लिए कितने अभिकारक अणु उसमें भाग ले रहे हैं, उन अणुओं की कुल संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। यानी डेफिनेशन क्या होगी, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। तो जो अभिक्रिया की आणविकता होती है, एक अणु, द्वि अणु, त्रि अणु और चतु अणु होती है। इसका मतलब कैसे, जैसे आपके पास कोई अभिक्रिया हो रही है, ए से कोई प्रोडक्ट बना, तो इस अभिक्रिया में अभिकारक का एक अणु आया है, तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, एकाणु का अभिक्रिया। कोई अभिक्रिया हुई है आपके पास, जैसे आपके पास A प्लस B, इससे कोई भी C प्लस D बना, तो इस अभिक्रिया में आपके पास कितने अभिकारक अणु भाग ले रहे हैं, एक और एक दो। तो यह अभिक्रिया की आणविकता कितनी हुई, 2। आपके पास एक छोटी सी रिएक्शन है N2 प्लस 3H2
और क्या बनाया इसने, अमोनिया 2NH3। तो आप इस अभिक्रिया में देख रहे हैं अभिकारक के कितने अणु, ये इसके मोल है N2 और ये 3H2, 3 मोल 1 मोल, तो कितने मोल हुए 4, 3 और 1 4। तो इस अभिक्रिया में अभिकारक के कितने अणु भाग ले रहे हैं 4। ये N2 नाइट्रोजन का प्रतीक है 2, जो सामने लगा हुआ होगा जैसे यहाँ पे 3 लगा हुआ, इसको हम काउंट करेंगे 3 और 1 4, तो यहाँ पे इसकी आणविकता कितनी हुई 4। तो अभिक्रिया कौन सी कोटि की हुई हो, इसकी आणविकता चतु अणु का अभिक्रिया। जैसे आपके पास एक अभिक्रिया होती है NaCl प्लस NaCl प्लस AgNO3, इस अभिक्रिया में क्या होगा आपके पास NaNO3 प्लस AgCl। तो इस अभिक्रिया में आप भाग देख रहे हो NaCl और AgNO3, इसका भी 1 मोल ने भाग लिया और इसके भी 1 मोल ने भाग लिया। तो इस अभिक्रिया में टोटल कितने मोल हुए 2, तो अभिक्रिया की आणविकता कितनी हुई 2। तो इस प्रकार से हम अभिक्रिया की आणविकता को पढ़ सकते हैं। डेफिनेशन होगी इसकी, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया की कोटि को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो अभिक्रिया की कोटि की डेफिनेशन क्या होगी, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया के वेग को प्रदर्शित करती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के वेग को प्रदर्शित करने वाले अणुओं की कुल संख्या को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। जैसे आपके पास एक रिएक्शन हुई है, ए से कोई भी प्रोडक्ट बना या A प्रोपोर्शनल टू P, ए से कोई भी प्रोडक्ट बनता आपके पास, तो इस प्रोपोर्शनल को हटाने के यानी समानुपाती को हटाने के लिए हम कोई कांस्टेंट लगा रहे हैं A बराबर K इंटू P। तो इसमें अभिकारक क्या है A, तो A के कितने अणु भाग ले रहे हैं A, तो A की सांद्रता कितनी हुई A, तो A की जितनी भी सांद्रता होगी उसको इसकी क्या कहेंगे कोटि। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिक्रिया के वेग को प्रदर्शित करते हैं उन अणुओं की कुल संख्या को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास अभिक्रिया की आणविकता व कोटि में अंतर स्पष्ट कीजिए। अभिक्रिया की आणविकता प्रायोगिक है और जो कोटि है वो होती है प्रैक्टिकल। नंबर 2, आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती और कोटि शून्य हो सकती है। क्योंकि किसी भी अभिक्रिया को करने के लिए कम से कम एक उत्पाद तो हम अभिकारक तो हम लेकर चलेंगे, बिना अभिकारक के तो अभिक्रिया होने की नहीं है। तो इसलिए आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती, लेकिन कोटि शून्य हो सकती है। नंबर 3, अभिक्रिया की कोटि का मान आणविकता से अधिक नहीं हो सकता, लेकिन आणविकता का मान कोटि से अधिक हो सकता है। ये हो गया आपके कोटि और आणविकता में अंतर। नंबर है आपका डे 9 में आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, शून्य कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं? शून्य कोटि अभिक्रिया के समाकलन रूप का निगमन करो। तो सबसे पहले शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया दर अभिकारक पदार्थों की सांद्रताओं की शून्य घात के समानुपाती होती है, शून्य कोटि अभिक्रियाएं कहलाती है। देखो बच्चों, अब हम इसका शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलन रूप देखेंगे और समाकलन रूप में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, माना एक शून्य कोटि की अभिक्रिया A है, A से इसने कोई भी प्रोडक्ट बना दिया, A से इसने कोई भी प्रोडक्ट बनाया। तो अब इसमें हम क्या देखेंगे, A से प्रोडक्ट, जब हम अभिक्रिया को स्टार्ट करते हैं प्रारंभ में जो A है, A की सांद्रता स्मॉल a है, यानी कब जब हमने अभिक्रिया शुरू नहीं की, स्टार्टिंग में माइनस के सांद्रता स्मॉल a है, तो जो प्रोडक्ट है वो नहीं बना। प्रोडक्ट क्यों नहीं बना? क्योंकि हमने अभिक्रिया शुरू नहीं की है। लेकिन अंत में कब t बराबर t सेकेंड पश्चात क्या हुआ, जो प्रोडक्ट था प्रोडक्ट के x मोल वियोजित हुए, तो इसमें से क्या हुआ, a माइनस जो a था
ए में से कितना बना x और बचा कितना a माइनस एक्स, समझ गए। यानी हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है x प्रोडक्ट बना है, तो बचा कितना हमारे पास a माइनस के x। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, अभी जो हमारी डेफिनेशन थी वो क्या थी, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया दर अभिकारक पदार्थों की शून्याघात के समानुपाती होती है, शून्याकोटी अभिक्रियाएं कहलाते हैं। तो बच्चों हम जो अभिक्रिया दर है, अभिक्रिया दर को हम dx बाई dt से प्रदर्शित करते हैं, यानी dx बाई dt समानुपाती अभिकारक पदार्थ A की शून्याघात के वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया दर अभिकारक पदार्थों के शून्याघात के समानुपाती होती है, शून्याकोटी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो dx, अभी समानुपाती को हटाएंगे, समानुपाती को हटाने के लिए कांस्टेंट लेंगे k, dx बाई dt बराबर k a की पावर 0। अब जो a था, a में परिवर्तन कितना आया था, a माइनस के x, तो dx बाई dt बराबर k इंटू a माइनस एक्स की पावर 0। जब किसी की पावर 0 होती है तो उसका मान कितना हो जाता है 1, तो इसे हम 1 लिख देंगे, dx बाई dt बराबर k इंटू a, dx बाई dt बराबर k, dt की मल्टीप्लाई dx बराबर k इंटू dt। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों ओर का समाकलन, दोनों ओर का समाकलन करने पर जैसे हम दोनों ओर का समाकलन करेंगे, समाकलन का चिन्ह होता है ये वाला, इंटीग्रेशन dx बराबर k कांस्टेंट था, तो k कांस्टेंट का कोई भी इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो इसको हम पहले ही बाहर ले लेंगे k इंटू डी। अब यहाँ पे समाकलन का जो रूल है, जिसके भी हम रेस्पेक्ट में करते हैं, अब यहाँ पे देखो कोई भी टर्म्स नहीं है, dx के सामने कोई टर्म्स नहीं और dt के सामने भी कोई टर्म्स नहीं है, तो हम जिसके रेस्पेक्ट में समाकलन करते हैं हम वही लिख देते हैं। जैसे हम यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में करें तो क्या आ जाएगा, x बराबर t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, इंटू के t प्लस के i, जहाँ i समाकलन नियतांक है। जब भी हम कोई समाकलन करते हैं तो समाकलन के पश्चात एक कांस्टेंट लेके चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, जहाँ i समाकलन नियतांक है। तो बच्चों हमने क्या करा था, अभी जो यहाँ पे एक रिएक्शन लिखी हुई थी, तो इसमें क्या था, जब तक हमने अभिक्रिया शुरू नहीं की थी तो तब तक हमारा जो उत्पाद था वो भी नहीं बना था। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, जब t बराबर 0 तब x बराबर भी 0 था, यहाँ पे आपने देखा होगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हमने समीकरण 1 माना, समीकरण 1 में मान रख देंगे, यानी x का मान कितना है 0 बराबर k इंटू 0 प्लस के i, तो i का मान कितना आ गया यहाँ पे 0, तो i का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा, x बराबर k इंटू टी प्लस के 0, और कांस्टेंट क्या था हमारा k, तो हमें k का मान निकालना था, तो k बराबर क्या आ जाएगा x बाई टी। तो ये हुआ शून्याकोटी अभिक्रिया का समाकलन। ठीक है, आप इसको नोट कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डे 10, प्रथम कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके समाकलन रूप का निगमन करो व इसके अर्ध आयु काल की गणना करो। देखो बच्चों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखना। प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या होती है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया दर अभिकारक पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमानों की प्रथम घात के समानुपाती होती है, प्रथम कोटि अभिक्रियाएं कहलाती है। अब इसका समाकलन रूप के लिए हम क्या, माना एक अभिक्रिया, माना एक प्रथम कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या है, ए है, ए से कोई भी इसने क्या बना दिया, प्रोडक्ट यानी उत्पाद बना दिया। अब हम यहाँ पे करेंगे प्रारंभ में कब, जब t बराबर कितना है 0, यानी हमने अभिक्रिया शुरू ही की है,
यानी जब अभिक्रिया शुरू करेंगे तो इसकी सांद्रता कितनी है, स्मॉल a, तो उत्पाद तो बना ही नहीं है। जब समय 0 है, अभिक्रिया करनी शुरू नहीं की, तो उत्पाद कितना बना, 0। अंत में कब, जब t बराबर कितना दिया हमने, t सेकेंड, तो t सेकेंड पश्चात क्या हुआ, अभिकारक उत्पाद के x मोल वियोजित हुए, तो x मोल वियोजित हुए, तो अब हमारे पास अभिकारक कितना बचा, कितना था a, तो x बन गया, तो बचा हुआ कितना होगा, a माइनस के x। तो यहाँ पे आप एक बार लिखोगे, माना पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल a है तथा t सेकेंड पश्चात पदार्थ के x मोल वियोजित हो जाते हैं, तब प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया दर को हम dx बाई dt से प्रदर्शित करते हैं, dx बाई dt समानुपाती 1 की पावर a। अब यहाँ डेफिनेशन आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं, वे अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया दर अभिकारक पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमानों की प्रथम घात के समानुपाती होती है, प्रथम कोटि अभिक्रियाएं कहलाती है। अब इस समानुपाती को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट के dx बाई dt बराबर k इंटू a की पावर 1। अब यहाँ पे एक चीज देखो, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, k लगाया तो यहाँ पे k कांस्टेंट है, लेकिन कौन सा कांस्टेंट है, यो अभिक्रिया वेग, जहाँ के प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए नियतांक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, a था, a में कितना परिवर्तन आया था t सेकेंड पश्चात, a माइनस के x, तो dx बाई dt बराबर k इंटू a माइनस एक्स की पावर 1। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, k यहाँ पर इसके बटे में और a माइनस एक्स यहाँ पे, तो dx बाई a माइनस के एक्स की पावर 1 बराबर k इंटू डी टी। क्वेश्चन आपका वही, ये यहाँ पे गया और dt यहाँ पे गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों ओर का समाकलन, दोनों ओर का समाकलन करने पर समाकलन का चिन्ह dx बटे a माइनस एक्स की पावर 1 बराबर a कांस्टेंट बार इंटू के डी। अब मैथ्स में एक फार्मूला है ये, चूंकि आप ये चूंकि मैं लिखूंगी, चूंकि इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स, तो इसका जो समाकलन होगा उसका समाकलन क्या हो जाएगा, log x। अगर आपके पास 1 बटा एक्स इंटू डी एक्स है तो उसका समाकलन कितना हो जाएगा, log x। तो यहाँ पर आप एक चीज देख रहे हो, जो a माइनस एक्स है इसकी पावर 1 है, तो यहाँ पे जब x की पावर 1 है तब है ये, तो इसकी पावर 1 है, तो जो a माइनस एक्स है इसको हम अपने मन ही मन में क्या मान लेंगे कि x है। तो a माइनस एक्स को जैसे हम अपने मन ही मन में x माना, तो उसका क्या आ जाएगा, log आधार e पर a माइनस एक्स। तो मैथ्स का नियम है, जिसको हम x मानते हैं तो उसका एक बार अवकलन होता है, समाकलन के बाद इंटू के, और अवकलन का चिन्ह होता है डी बाई डी एक्स इंटू के a माइनस एक्स बराबर k कांस्टेंट पहले था, यहाँ पे कोई भी टर्म्स नहीं है सामने, और t के रेस्पेक्ट में करें तो k इंटू टी आएगा और प्लस के i, जहाँ i प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलन नियतांक। अब इसका अवकलन करेंगे, log आधार e पर a माइनस एक्स, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हम d बाई डी एक्स इंटू के a माइनस d बाई डी एक्स इंटू के x बराबर k इंटू टी प्लस के i, लोग आधारी पर a माइनस एक्स। अब यहाँ पे जो अवकलन का नियम है, हम x के रिस्पेक्ट में अवकलन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे a है, कोई भी x नहीं है, तो कांस्टेंट का जो अवकलन होता है वो होता है 0 माइनस के, और जैसे हम d बाई डी एक्स इंटू एक्स होता है तो इसका अवकलन 1 आ जाता है, x के रेस्पेक्ट में x का 1। ये क्यों आता है आपको मैं बता रहा हूँ, 0 माइनस 1 बराबर k इंटू टी प्लस के i। इसका रीजन ये है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये 1 क्यों आया है, d बाई डी एक्स और x की पावर n का फार्मूला होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1।
अब हम यहाँ पे देखो डी बाई डी एक्स एक्स, यहाँ पे एक्स की कोई भी पावर नहीं है तो कम से कम एक पावर तो इसकी होगी। तो जब यहाँ पे इसकी एक पावर है तो इस फार्मूला अप्लाई करेंगे हम। तो एन यानी एन का मान 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 इंटू एक्स की पावर 0। जब किसी की पावर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, यानी 1 इंटू 1 बराबर 1, तो इसलिए यहाँ पे 1 आया। अब यहाँ इसके बाद देखो आप इसके अंदर जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 0, और माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के लोग आधार ई पर a माइनस के x बराबर k इंटू टी प्लस के i। ठीक है, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब x बराबर 0 यानी प्रारंभ में यहाँ पे देखो आप x नहीं बना है, जब x बराबर 0 था तो तब t भी आपके पास कितना था 0, तो तब t भी 0 था। यहाँ पे क्या लिखेंगे, जब x बराबर 0 तब t बराबर 0। ये आपकी थी समीकरण 1, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे समीकरण 1 से। तो जैसे हम समीकरण 1 में x की और t की वैल्यू रखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखो माइनस के लोग आधार ई पर a माइनस के 0 बराबर k गुना 0 प्लस के i। तो माइनस यहाँ पे 0 था तो 0 हो जाएगा, तो कितना आएगा माइनस के लोग आधार ई पर a बराबर i, यानी आपके पास किसका मान निकल के आया, आपके पास i का मान निकल के आ गया। तो i का मान जैसे हम समीकरण 1 में पुट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे i का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखते हैं माइनस के लोग आधार ई पर a माइनस के x बराबर k इंटू टी, और यहाँ पे एक चीज देखो आप प्लस था और i का मान माइनस है तो माइनस के लोग आधार ई पर a। ठीक है, अब इस लोग आधार ई पर a को जैसे ही हम लेफ्ट साइड लेकर आएंगे तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या होगा लोग आधार ई पर a माइनस के लोग आधार ई पर a माइनस के x बराबर k इंटू टी। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा 9th क्लास में, लोग m माइनस n का फार्मूला होता है। जब लोग m माइनस n होता है, सॉरी लोग m बाई n का फार्मूला आपने पढ़ा था, लोग m माइनस लोग n। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, अगर इसको m मान लें और इसको n मान लें तो क्या बनेगा, लोग m बाई n, लोग m माइनस लोग n, यानी लोग m बाई n बराबर लोग m माइनस लोग n। तो इसको हम पुट कर देंगे, यानी आपके पास kt बराबर क्या आ जाएगा, kt बराबर लोग आधार पर a बटे a माइनस x, यानी लोग m माइनस लोग n बराबर लोग a बाई a माइनस x। तो आपके पास जो लोग आधार ई होता है इसकी वैल्यू होती है 2.303 इंटू के लोग बेस 10। इस लोग ई की वैल्यू जो है आपके पास लोग ई है इसकी वैल्यू होती है 2.303 लोग बेस 10। तो इसे पुट कर देंगे तो kt बराबर 2.303 लोग बेस 10 a बाई a माइनस x। तो यहाँ पे हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, कांस्टेंट क्या था हमारे पास, कांस्टेंट k था, तो k की वैल्यू निकालनी थी। तो k बराबर 2.303 बटे t 2.303 बटे 3 लोग आधार 10 पर a बटे a माइनस के x। तो ये आपका प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलन रूप हुआ। अब इसमें क्वेश्चन में एक बात और कही है कि इसका अर्धायुकाल की गणना की। तो अर्धायुकाल क्या होता है, वह समय जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा शेष रह जाता है, अर्ध आयुकाल कहलाता है। इसकी डेफिनेशन नोट करोगे आप, वह समय जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा शेष रह जाता है
अर्ध आयुकाल कहलाता है। तो पदार्थ क्या था आपके पास, पदार्थ x था और x क्या हो रहा अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा शेष। देखो इसे कैसे करेंगे हम, प्रारंभिक सांद्रता थी a और जो पदार्थ था, पदार्थ क्या था आपके पास x। तो क्या क्या वह समय जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा शेष रह जाता है, यानी जो x है, x कितना होगा प्रारंभिक सांद्रता का आधा a/2। वह समय जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा शेष रह जाता है अर्ध आयुकाल कहलाता है। तो जो आधा समय निकाले यानी टी हाफ निकाल ले हम, यानी टी बराबर कितना, टी हाफ। कंप्लीट समय टी था तो आधा निकालने टी हाफ। तो जो हमारी प्रथम कोटि अभिक्रिया आई थी इसके अंदर हम वैल्यू रख देंगे, टी की वैल्यू रख देंगे, एक्स की वैल्यू रख देंगे। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया से यहाँ पे लिखोगे प्रथम कोटि अभिक्रिया से के बराबर 2.303 बटे टी का मान कितना, टी 1/2 लोग आधा 10 a/2। अब यहाँ पे देखो कंप्लीट a में से आधा a जाएगा तो कितना बचेगा, आधा a। तो k बराबर 2.303 बटे टी हाफ लोग आधा 10 पर a/2। जैसे 2 की ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो a से a कैंसिल हो जाएगा। तो k बराबर 2.303 बाई टी हाफ लोग आधा 10 पर 2। तो लोग आधा 10 पर 2 की वैल्यू होती है, लोग आधा 10 पर 2 बराबर 0.3010। के बराबर 2.303 बटे टी हाफ इंटू 0.3010। तो टी हाफ का वैल्यू हमें निकालना था, आधा समय अर्धायुकाल। तो टी हाफ बराबर 2.303 इंटू 0.3010 की वैल्यू 0.6932 बटे के। तो यही था आपके पास अर्धायुकाल। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास डे 11। एक अभिक्रिया A+B से उत्पाद के लिए A+B से उत्पाद यानी प्रोडक्ट A+B से उत्पाद के लिए वेग नियम यानी R बराबर कितना दिया है, K इंटू A की पावर 1/2 और B की पावर 2 दिया गया। अभिक्रिया की कोटि, तो सबसे पहले अभिक्रिया कोटि में आपको क्या पता था, जो अभिकारक पदार्थ है इनके जो घातों का योग होता है, घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो कोटि क्या आ जाएगी 1/2 + 2। तो जैसे आप इसको सोल्व कर लोगे आपके पास कोटि निकल कर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास उन अभिक्रियाओं की कुल कोटि की गणना करो जिनके वेग व्यंजक है। तो इनमें आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इनकी जो पावर है वो ऐड करनी है। आपको ना डे 11 तक पढ़ाया गया है, अब आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना। यदि आपको इसमें किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आए तो आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, मेरे को फ़ोन करके पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और आपको डे 11 के बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थैंक यू।